ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन की कहानी आगे बढ़ाते हैं। आज थर्ड क्लास है हम लोगों की लॉज ऑफ मोशन की। और कल हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह कैसे बनाते हैं, किस तरह की सपोर्ट पे कैसे कैसे फोर्सेस लगते हैं, कब हमारा खाली नॉर्मल रिएक्शन होता है, कब हमारा नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों लगेगा, ये सारी चीजें कल हमने वेरियस टाइप के उसमें देखा था कि कब खाली टेंशन लगेगा, किस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। ये सारी कहानी हम लोग कल देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एफबीडी के एग्जांपल्स भी थे यहाँ पे। ये भी हम लोगों ने कल देखा था कि जब चीजें एक दूसरे के रिलेटिव नहीं चल रही होती हैं तो कंबाइंड एफबीडी भी बना सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो जितना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे ये जितने भी फ्री बॉडी डायग्राम दिख रहे हैं इसमें सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, या तो मिस्टेक है या कुछ मिसिंग फोर्स है। तो अभी ये तुमको आइडेंटिफाई करना है कि किस वाले केस में क्या क्या मिस्टेक है या मिसिंग फोर्स है। ट्राई करो। ठीक है, आइडेंटिफाई करके चलते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले एफबीडी में क्या मिसिंग है, यहाँ पे पिन जॉइंट है तो पिन के ऊपर हमें दिखाने चाहिए थे रिएक्शंस, जो है पिन के रिएक्शन यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, इन जनरल कुछ वर्टिकल कुछ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा जो मिसिंग है यहाँ पे। ऐसे ही हम सेकंड वाला केस देखते हैं। तो सेकंड में क्या है, ये जो शाफ्ट है इसको इधर से यहाँ पे सोचो, शाफ्ट को टॉर्क लगा रहे हो, नहीं इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे घुमाने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट होगा, समझ गए। ऐसे करके ऐसे इसको घुमा रहे हो तो यहाँ पे ये बीम जो है इसकी बेंडिंग की टेंडेंसी होगी, तो यहाँ से एक रिवर्स बेंडिंग मोमेंट हमारा आना चाहिए जो कि मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे देखो इस फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ का देखो, यहाँ पे जो पिन जॉइंट है यहाँ पे दो रिएक्शन आना चाहिए, वो दो रिएक्शन मिसिंग है। ठीक है नहीं, ऐसे ही अगला देखो, तो यहाँ पे ये रफ सरफेस दिख रहा है। रफ सरफेस में देखो यहाँ पे ये दोनों तो दिखा दिए, फ्रिक्शन नहीं दिखाया यहाँ पे, रफ सरफेस को फ्रिक्शन भी लगेगा, तो फ्रिक्शन मिसिंग है इसके एफबीडी में। ऐसे ही यहाँ पे देखो लास्ट वाला जो फिफ्थ केस है, फिफ्थ में यहाँ पे लोड लगाया, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन होगा, इस पिन से यहाँ पे देखो, इस पिन से हमने पिन के रिएक्शन नहीं दिखाया, तो पिन से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन लगना चाहिए थे जो मिसिंग है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या क्या गलतियां एफबीडीज में। तो आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी एफबीडी में ही थोड़ी सी और एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो कुछ और बॉडीज दिखा रखे हैं, इनके एफबीडीज बनाए हैं। इसमें वापस तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि किस किस एफबीडी में क्या क्या चीज गलत है या मिसिंग है। ठीक है, तो खुद से 2 मिनट सोचो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सोचो। हाँ, तो देख लेते हैं। तो यहाँ तो पहले वाले केस में तो बड़ी गड़बड़ है, एमजी को टेढ़ा लगा दिया। एमजी तो टेढ़ा होता नहीं ना, एमजी तो वर्टिकल होता, तो ये एमजी की डायरेक्शन ही गड़बड़ लगा रखी है। उसके अलावा अगर ये दे रखा है रोलर ये मासलेस नहीं है, ये मैसिव रोलर है और इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, ऐसा तो बोल नहीं रखा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे हैं। तो इन जनरल क्या होगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन भी होना चाहिए। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है मान लो ऊपर, तो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा, तो ये मासलेस रोलर नहीं। मासलेस रोलर होता तो उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होता, ये मैसिव रोलर है तो हो सकता है फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या, ये जो प्राई बार दिखा रखा है ये स्मूथ सरफेस है, तो ये नीचे वाले सरफेस को नीचे दबा रहा है, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन गलत दिखा रखा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होना चाहिए इस पे। ठीक है नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो, तो नॉच यहाँ पे ये ध्यान से देखना, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट है। नॉच मतलब क्या, फ्लोर के अंदर हल्का सा कट लगा हुआ और उसके अंदर ये पॉइंटेड बार अंदर फंसा हुआ, तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट है। तो इन जनरल हम खाली एक नहीं दे सकते, इसके दोनों रिएक्शन दिखाने पड़ेंगे। तो एक वर्टिकल रिएक्शन तो दिखा दिया, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे मिसिंग दिखाया हुआ। ठीक है, वो भी होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये फोर्थ केस में क्या है, ये पिन जॉइंट है, बी पे भी पिन जॉइंट है, ए पे भी पिन जॉइंट है, तो यहाँ पे सिर्फ एक एक रिएक्शन दिखा रखा है, जबकि इसके ऊपर भी दोनों के दोनों दिखाना चाहिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों दिखाना चाहिए, ए पे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा फिफ्थ में देखो, तो फिफ्थ में क्या है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी दे रखा है, और ये कैसा जॉइंट है, कैंटिलीवर जैसा जॉइंट है, राइट। यहाँ पे बेंडिंग हो सकता है, तो यहाँ पे एक तो इधर बेंडिंग मोमेंट दिखाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी दिखाना चाहिए हमको, है। ठीक है, दैट्स इट आई थिंक, है ना। और कुछ इसमें मिसिंग है क्या, हो गया ना। ठीक, तो सब लोग ध्यान से सुनना कि ये बेंडिंग मोमेंट कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हालांकि इलास्टिसिटी में इसको बहुत डिटेल में मैं डील करूंगा, लेकिन अभी ध्यान से समझना कि ये बेंडिंग मोमेंट है क्या भला और क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे सोचो, इसको सोचो ये बैम्बू की स्टिक है एक तरह से। ठीक है, बैम्बू की स्टिक है और दीवार के साथ चिपका रखी है। और सिंपलिसिटी के लिए खाली एक सिंपल सी एक ही बैम्बू स्टिक लो, बेंड बार मत लो, बस ऐसे समझो कि बैम्बू की स्टिक दीवार से फेविकोल से चिपका रखी है। इसको मैं बेंड करने की कोशिश करूंगा तो बैम्बू की स्टिक के अंदर फाइबर्स हैं, जब इसको बेंड करने की कोशिश करूंगा तो ऊपर वाले फाइबर्स खिंचाव में आ जाएंगे और नीचे वाले जो है कॉम्प्रेशन में आ जाएंगे। विजुलाइज कर पा रहे हो, इसी को समझो कोई बैम्बू स्टिक है, इसको मैं अगर ऐसे बेंड कर रहा हूँ तो मिड प्लेन के ऊपर वाले फाइबर्स जो है वो स्ट्रेचिंग में आ जाएंगे और मिड प्लेन के नीचे वाले फाइबर जो होंगे वो कॉम्प्रेशन में आ जाएंगे। तो इसी तरह की चीज कुछ यहाँ पे, जहां से ये बार जुड़ा हुआ है दीवार से, तो यहाँ पे जब इसको तुम दबा रहे हो तो ऊपर वाले फाइबर्स हो सकता है कि कुछ खिंचाव में आ जाएंगे और नीचे वाले फाइबर्स कुछ दबाव में आ जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो मिड प्लेन के ऊपर मान लो दबाव वाले फोर्सेस लग रहे हैं और मिड प्लेन के नीचे जो है खिंचाव वाले फोर्सेस लग रहे हैं। तो मिड प्लेन के अबाउट दिख रहा है कि
फोर्सेस तो इक्वल एंड अपोजिट हो सकते हैं, यानी इनवर्ड फोर्स और आउटवर्ड फोर्स तो नेट रिजल्टेंट तो जीरो हो गया, लेकिन इनका टॉर्क नॉन जीरो है। मिड प्लेन के अबाउट तुम देखो तो जैसे इसको इसी को सोचो, बैम्बू स्टिक को मैंने ऐसे घुमा दिया मैंने, तो ऊपर वाले फाइबर इसको वापस रिस्टोर करके सीधा करना चाह रहा हूँ, नीचे वाले फाइबर बाहर धक्का देके इसको रिस्टोर करना चाह रहा हूँ। समझ में आई बात नहीं? तो दिस इज द सोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो हम दिखा रहे हैं। मिड प्लेन के ऊपर वाले फाइबर्स और नीचे वाले फाइबर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्ट्रेचिंग या कॉम्प्रेशन जो हो रहा होता है, जिसकी वजह से फोर्सेस इक्वल अपोजिट टाइप की हो जाती है। समझ में आई बात नहीं? दैट इज द कॉज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। तो इसीलिए जहां पर भी इस तरह से जुड़ा हुआ है दीवार से, तो यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट हमको इन जनरल दिखाना चाहिए। हाँ, ऑलरेडी बैलेंस्ड टॉर्क जरूरी नहीं कि हो बेंडिंग मोमेंट, मतलब जैसे यही है इन जनरल तो मैं बेंडिंग मोमेंट दिखाऊंगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे इतना फोर्स लगा दूं जस्ट कि बेंडिंग मोमेंट की जरूरत ही ना पड़े, बाकी फोर्सेस से बैलेंस हो गए। बट एफबीडी में तो दिखाना पड़ेगा, वो इक्वेशन सॉल्व करके जीरो आ गया तो आ गया। समझ में आई बात नहीं? जैसे पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ बेंडिंग मोमेंट ओवर देयर, वेयर यहाँ पे अगर पिन जॉइंट दूंगा तो बेंडिंग मोमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इट इज फ्री टू रोटेट लाइक दिस। पिन जॉइंट के साथ इसको यहाँ पे रोका हुआ है, इसका मतलब क्या है? यानी ये नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क ने बाकी इसके एमजी के टॉर्क को बैलेंस किया हुआ है इस पिन के अबाउट। टॉर्क अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, बट ठीक है, नहीं समझे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, टॉर्क में बाद में डिटेल में भी समझाऊंगा। बट आई होप कुछ फीलिंग आया होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जब भी चीजें बेंड होती हैं तो फाइबर्स गेट इनटू कंप्रेशन एंड टेंशन, जिसकी वजह से फोर्सेस हमारे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट होते हैं, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से रोटेशनल टेंडेंसी क्रिएट होती है। तो उसका रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, बट फिर भी एक रोटेशनल टेंडेंसी क्रिएट हो रही है जो रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो अभी हम लोग बात करते हैं लामीज थ्योरम की। एक्चुअली हमने लामीज थ्योरम अभी तक शायद यूज पता नहीं किया है कि नहीं, लेकिन हमने ट्राइंगल जरूर बनाया है। अगर तीन फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम है तो उनसे क्लोज ट्राइंगल बनना चाहिए, ये तो हमने यूज किया है। कल दो क्वेश्चन देखे थे इसके ऊपर, जहाँ पे ट्राइंगल से सिमिलैरिटी से हमने काम किया था। तो अब लामीज थ्योरम क्या बोलती है? मान लो मेरे पास तीन फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम है, तो ये मेरा कोई फोर्स है, यानी इस फोर्स को मैंने एक स्मॉल ए वेक्टर दे रखा है नाम, इसको स्मॉल बी वेक्टर दिया है, इसको स्मॉल सी वेक्टर दिया है। तो इक्विलिब्रियम है तो इनसे क्लोज ट्राइंगल पक्का बनेगा, राइट? तो जब हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में बना रखा है तो ऐसे ट्रायंगल बनेगा। हम चाहें तो इसको टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में भी प्लॉट कर सकते हैं। तो बी को उठा के ऐसे प्लॉट कर लिया, सी को उठा के ऐसे प्लॉट कर लिया, और ए को उठा के ऐसे प्लॉट कर लिया। टू द स्केल ही है एज इट इज, ठीक है? तो अभी इस ट्रायंगल में क्या होगा देखो, स्मॉल बी अपॉन साइन ऑफ कैपिटल बी विल बी इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन साइन ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन साइन ऑफ कैपिटल सी। ये होल्ड करेगा ना? अब अगर वेक्टर बी और सी के बीच में अगर तुम एंगल देखने चलो तो तुम याद करो, एंगल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वेक्टर्स को टेल टू टेल ही जोड़ना पड़ता है, राइट? तो स्मॉल बी और स्मॉल सी के बीच में जो एंगल है ना, वो 180 डिग्री माइनस ए है। दिख पा रहा है कि नहीं? दैट इज नॉट ए, दैट इज 180 डिग्री माइनस ए। और साइन ऑफ 180 माइनस ए जो होता है वो सेम है साइन ए होता है, राइट? तो क्या लिखा मैंने? If a particle is in equilibrium under action of three forces, small a, small b, and small c, as shown, then if the forces are drawn in co-initial configuration, तो फिर a upon sin alpha is equal to b upon sin theta is equal to c upon sin gamma होगा। तो ये मेरी लामीज थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ तो इस ट्रायंगल एबीसी को देखो, तो इसमें क्या बोल सकते हैं? स्मॉल a upon sin a is equal to small b upon sin b is equal to small c upon sin c, ठीक है? अब इसको sin a को मैंने sin 180 माइनस a लिख लिया, ठीक है? a upon sin 180 minus a is equal to b upon sin 180 minus b is equal to c upon sin 180 minus c। और 180 माइनस a ही तुम्हारा अल्फा, देख सकते हो कि नहीं? 180 डिग्री माइनस a जो है वो तुम्हारा, ये देखो, ये तुम्हारा ये एंगल अल्फा है, इज इट नॉट? दिख रहा है कि नहीं? जब को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में रखोगे तो ये एंगल अल्फा, तो अल्फा इज नथिंग बट 180 माइनस a। आई होप इट इज क्लियर। तो बस तो इससे तो ये लिख दिया इसको 180 माइनस a करके। Now recognize that angle between B and C is 180 minus a, which is alpha. Similarly, visualize for other pairs. तो क्या आ गया इस इक्वेशन से? हमारे पास फाइनली क्या आ गया? a अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। उसको इक्वेशन 3 कहना चाह रहा था, इसको 3 लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे इक्वेशन 3 है, ठीक है? यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शनल फ्री बॉडी डायग्राम की। तो सेक्शनल फ्री बॉडी डायग्राम क्या चीज है ये समझो। हमने कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम देखा था कल, यानी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठे सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से हम चाहें तो एक सिंगल बॉडी को मल्टीपल बॉडीज के कॉम्बिनेशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे ये कोई रस्सी है, छत से लटकी हुई है, ठीक है? तो मैं इस रस्सी को मेंटली तो ऐसा सोच ही सकता हूँ कि ये एक रस्सी नहीं है, ये दो रस्सियां हैं, आधी रस्सी और बीच में जुड़ी हुई है, ऐसा भी मान सकता हूँ कि नहीं मेंटली? तो ये रस्सी जो है यहाँ पे कुछ टेंशन होगी और ये रस्सी नीचे वाली रस्सी को कुछ टेंशन से खींच रही है, ऐसा भी मान सकते हैं कि नहीं? तो क्या लिखा मैंने? Just as for bodies with no relative motion, we can draw combined free body diagram. We can also visualize a single body to be made up of multiple sections and can draw the free body diagram for each section separately.
अब जैसे इसको यूज कैसे करना है, तो एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला फिगर है। अ चेन ऑफ वेट W हैंग्स फ्रॉम अ सीलिंग एज शोन। ये कोई चेन है, W वेट है और छत से ऐसे लटकी है। फाइंड द टेंशन इन द चेन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम द बॉटम। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे मुझे टेंशन पता लगानी है। ये तो मैंने बताया था ना कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेंशन बढ़ती चली जाएगी। एग्जांपल दिया था कि एक बंदा लटका है तो उसके पैर पकड़ के दूसरा लटका, तीसरा लटका, तो टेंशन कितना तो समझ में आ रहा है, ऊपर बढ़ती जाएगी। अभी मेरे को टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इतने पार्ट का सेक्शनल फिगर डायग्राम बना लिया। मैंने क्या किया, x डिस्टेंस पे इस धागे को काट लिया। अब क्या है, यहाँ जहां से मैंने काट लिया, यहाँ पे इसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को खींच रहे हो किसी फोर्स से, उसको मैंने टेंशन T दिखा दिया, समझ गए। और इसका जो नीचे वेट लग रहा होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली W इंटू एक्स बाई एल, फ्रैक्शनल लेंथ इंटू टोटल वेट, दैट इज द फ्रैक्शनल वेट, समझ गए। अब इन दोनों को आपस में बैलेंस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, बस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी W एक्स बाई एल, यही मेरे को कैलकुलेट करना था। तो इससे भी दिख रहा है ना, नीचे एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जीरो टेंशन होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऊपर में जाके पूरा W हो जाएगा, ठीक है। एक्स बाई एल इज द फ्रैक्शनल लेंथ, देयरफॉर also the weight fraction and thus weight of the section is Wx by L, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो अभी जितना हमने सीख लिया एफबीडी वगैरह बनाना, उसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करो। क्या है हमारा क्वेश्चन, अ चेन ऑफ वेट W हैंग्स फ्रॉम टू वॉल्स एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे एक चेन ऐसे मेरी लटकी हुई है, ठीक है, और जहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए वहां पे हॉरिजॉन्टल थीटा थीटा एंगल बन रहा है सिमेट्रिकल, ठीक है। तुम्हारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है इनफैक्ट, ठीक है। और क्या पूछा, फाइंड द टेंशन एट द सपोर्ट एंड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन पता करनी है और यहाँ पे टेंशन पता करनी है, यानी यहाँ पे टेंशन के लिए तो फ्रैक्शनल एफबीडी बनाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। चलो जल्दी से करो इसको ट्राई, फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसको लैमीज थ्योरम से किया है और साथ में सेक्शनल एफबीडी बना लिया है। तो सेक्शनल एफबीडी बना के यहाँ पे क्या दिख रहा है, इधर टेंशन T1 दिख रहा है, इधर T2 दिख रहा है और इधर W/2 लग रहा है। मतलब मैंने बोला नहीं है बट अंडरस्टूड है कि चेंज है मेरी यूनिफॉर्म है, ठीक है, जैसे दिख रही थी हमको। तो अभी क्या है, इन तीनों फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम है, तो फिर अभी क्या बनेगा, देखो एंगल किस किस तरह के बनेंगे। ये T1 ऐसे लग रहा है तुम्हें, ठीक है, T1 ऐसे लग रहा है और W/2 ऐसे लग रहा है और T2 ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा दिख रहा है, क्योंकि इधर ये वाला एंगल थीटा होने वाला है, समझ में, ये थीटा एंगल है, तो ये 180 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा ये, और ये 90 डिग्री है, तो बस तो T1 अपॉन साइन 90 इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू W/2 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। इससे सॉल्व करके सीधे T1 और T2 की डायरेक्टली वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, फोर्सेस को बैलेंस करके भी हम काम कर सकते हैं। तो फोर्स बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो T1 cos थीटा इक्वल टू T2 आ जाएगा पहले, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, T1 sin थीटा इक्वल टू W/2 आ जाएगा, ठीक है। बस डिवाइड कर दो तो उससे मेरे पास वापस वही रिजल्ट आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ओके क्लियर। हाँ, इसमें एक चीज मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि कभी भी इस तरह से कभी भी कोई चेन टंगी हुई है तो उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन हमेशा सेम होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी टुकड़ा अगर ऐसे बनाओगे तो उसके हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन बराबर होना चाहिए, नहीं तो वो लेफ्ट राइट भाग जाएगा, ठीक है। तो ये जो है स्टैंडर्ड थीम है, कई जगह हम यूज करते हैं, वी यूज इट सेवरल टाइम्स, दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज सेम इन अ हैंगिंग चेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल चाहे ऊपर नीचे भी होता फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसे भी ये टंगी होती है तो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन थ्रू आउट सेम होगा। इस चीज को यूज करके काफी काफी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो तुम लोगों के ट्रैक में मेंशन्ड है कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज एटवुड मशीन। एटवुड मशीन या एटवुड मशीन्स कह सकते हो, तुम्हारे उसमें खाली एटवुड मशीन लिखा है। एटवुड मशीन इज अ कैटेगरी ऑफ मशीन्स बेसिकली। एटवुड जहां तक मुझे मालूम है बंदे का नाम था, क्या, हाँ, जॉर्ज एटवुड बंदे का नाम था। और मेरे ख्याल से एटवुड कोई जगह भी है, वहां का रहने वाला होगा, जैसे यहाँ पे लगा लेते हैं ना कई लोग अपना जगह पैदा होने की सरनेम में लगा लेते हैं, उस तरह से, ठीक है। तो जॉर्ज एटवुड ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और एटवुड मशीन क्या है ना, ठीक है, नाम भले फैंसी सा है क्या, ये पुलिस और मासेस के सिस्टम को एटवुड मशीन कहते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादातर क्या करेंगे, मासलेस पुलिस लेंगे, फ्रिक्शनलेस पुलिस लेंगे और उसके अंदर किसी किसी तरह से कहीं कहीं पे हम पॉइंट मासेस टांग देंगे, तो दैट इज योर सिस्टम ऑफ एटवुड मशीन। क्या लिखा, एनी सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ मासेस, स्ट्रिंग्स एंड पुलिस कैन बी कॉल्ड एन एटवुड मशीन, नेम्ड आफ्टर जॉर्ज एटवुड, अ ट्यूटर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ एटवुड मशीन्स यहाँ पे दिखा रखी है, समझ में आ रहा है, ये सारी ऑल ऑफ देम आर एटवुड मशीन्स। General analysis of Atwood machines requires some understanding of constraint relations which we will study in a later section. इन जनरल क्या होगा, इसमें अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये ब्लॉक कुछ ऊपर जाएगा, अभी कितना ऊपर जाएगा हो सकता है अभी डायरेक्टली ना पता कर पाओ, लेकिन जब कंस्ट्रेंट रिलेशंस पढ़ेंगे तो चक से इसको कर लोगे। बहुत मैं 3 तरीके बताऊंगा, से कोई भी तरीका यूज करके फटाफट हम निकाल पाएंगे कि कितना एक को खींचने से दूसरा कितना जाएगा, ठीक है। तो वो हम बाद में करेंगे, अभी हम लोग सिंपल एटवुड मशीन अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
एक सिंपल सी एटवुड मशीन डिस्कस करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को उस सिंपल सिस्टम से कंपाउंड करके बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट अस लुक एट अ सिंपल एटवुड मशीन। तो सिंपलेस्ट एटवुड मशीन क्या है, ये हमारी सिंपलेस्ट पॉसिबल एटवुड मशीन है। कम से कम 2 ब्लॉक्स तो रखोगे, एक ही ब्लॉक है तो ठीक है। 2 ब्लॉक से एटवुड मशीन बनाई, एक पुली और 2 ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ चीजें कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या लिखा, कंसीडर द एटवुड मशीन शोन इन द एडजेसेंट फिगर, m2 is greater than m1, find part A acceleration of acceleration A of the system। ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा ये निकालना है, और दूसरा क्या, टेंशन इन द रो, इस रस्सी में टेंशन निकालना है, और फिर टेंशन इन द लिंक बिटवीन सीलिंग एंड द पुली पिन, यहाँ पे ये जो लिंक है इसमें टेंशन निकालना है। ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सिंपल ही है। तो इसके अगर इसका एफपीडी देखेंगे तो इसमें नीचे m2g लगेगा, ऊपर टेंशन T लगेगा। याद करो, मासलेस पुली के ऊपर मासलेस फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग जाता है तो थ्रू आउट टेंशन सेम होता है। ठीक है, तो ये मेंशन नहीं किया बट अंडरस्टूड है, कुछ नहीं बोला तो मान के चलना है कि मासलेस पुली और मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये टेंशन तो थ्रू आउट सेम होगा, तो इसके ऊपर ये टेंशन T और नीचे m2g, और इसके ऊपर टेंशन T और ये m1g। अब इक्वेशंस क्या होंगे इसके लिए, इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a है, तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो क्या हो गया, m2g माइनस t इक्वल टू m2। ठीक है, और इसके लिए अपवर्ड फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा मेरा t माइनस m1g इक्वल टू m1। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। क्या आ जाता है, सॉल्व करके t आ जाता है तुम्हारा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g आ जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू g, ये मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे अगर टेंशन t है तो यहाँ पे इस लिंक पे टेंशन कितना हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, क्या लिखा, अब नाउ कंसीडर द एफपीडी ऑफ द पुली प्लस पिन, इसका एफपीडी ले रहे हैं तो यहाँ पे 2t हो गया। सिंस नेट फोर्स ऑन मासलेस ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0 बाय फोर्स बैलेंस वी रेडली गेट द टेंशन इन द लिंक कनेक्टिंग सीलिंग टू द पुली पिन। तो वो क्या आ गया, वो आ गया 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g आ गया। ठीक है, Thus for the ceiling, the system is as good as a single block of this mass। तो अगर हम बात करें कि ये जो सीलिंग पे जो लिंक है, इसको क्या फील आ रहा है, इसको नहीं मालूम आगे क्या जोड़ा है क्या नहीं जोड़ा, उसको तो बस अपने टेंशन से मतलब है। उसके अंदर टेंशन कैसा आ रहा है, एज इफ ये उतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, इसकी जगह एक सिंगल ब्लॉक टांगा होगा कितने मास का, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ध्यान रखना है, जब भी एक पुली के दोनों तरफ m1 m2 टंगे हुए हैं, रेस्ट ऑफ द सिस्टम के लिए कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि एक सिंगल ब्लॉक है कितने का, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का, ये सिंगल ब्लॉक जैसा बिहेव करेगा रेस्ट ऑफ द सिस्टम के लिए, समझ लो। बस इसमें कंडीशन ये है कि धागा टॉट होना चाहिए, यानी धागा टाइट होना चाहिए, धागा ढीला नहीं पड़ना चाहिए। जब तक धागा टाइट है यू कैन ऑलवेज रिप्लेस दिस, ये कहीं पे भी इस तरह का यूनिट आ जाए तो इस पूरे यूनिट को देखते ही रिप्लेस कर दो, किससे, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मास 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और ये एज अ टेक्निक काफी सारी प्रॉब्लम्स को तुम्हारे आसान कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो ये एक बार देख लो। ठीक है, इसके बाद अच्छा क्या लिखा, इसके आगे कुछ रिमार्क्स और लिखे हैं, उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। क्या लिखा, दिस सिंप्लीफिकेशन मस्ट बी मेमोराइज्ड बाय हार्ट मेनी टाइम्स, सिंपल एटवुड मशीन अपीयर्स एज अ सब सिस्टम ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड एटवुड मशीन। तो ये जो है ये सब सिस्टम की तरह से आएगा, ये वाला जो सिस्टम है ये सब सिस्टम की तरह आएगा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स में, तो उसको बस रिप्लेस कर करके सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे हम। ठीक है, ओके। फिर क्या लिखा, फॉर सिंपल लीनियर चेन्स where each element is moving along the chain with same magnitude of acceleration. Acceleration can be simply found by considering the pulling force of the external forces on the chain, and then net acceleration is net pulling force upon net mass of the chain. Now this needs some explanation. मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया, लेकिन टेंशन ना लो, मैं समझाऊंगा बहुत डिटेल। तो देखो, पहली बात तो जब चीजें स्ट्रेट लाइन, लीनियर सिस्टम से मतलब क्या है, सारी चीजें स्ट्रेट लाइन से चल रही है और मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का बराबर है। तो जैसे यहाँ पे इस मशीन में देख सकते हो, ये ए से जा रहा है तो ये भी ए से ही जा रहा है, तो ये सिंगल चेन है, समझ गए कि नहीं, एक सिंगल चेन बनी हुई है और उस चेन के अलोंग जो सबके एक्सेलरेशन बराबर है। तो उस केस में क्या करना है, इस चेन के अलोंग एक्सटर्नल फोर्सेस देख लो। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इधर m1g लग रहा है अगेंस्ट द चेन, यानी चेन का सेंस ये मान लेता हूँ, तो ये m1g अगेंस्ट द चेन लग रहा है और यहाँ पे ये m2g अलोंग द चेन लग रहा है। तो नेट फोर्स अलोंग द चेन कितना हो गया, m2g माइनस m1g, ये मेरा नेट फोर्स हो गया अलोंग द चेन। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया, m2g माइनस m1g। ठीक है, और नेट मास ऑफ द चेन क्या हो गया, वो m1 प्लस m2 हो गया। तो एक्सेलरेशन बिल्कुल सीधे सीधे लिख सकते, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। क्या, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय नेट मास ऑफ द चेन बीइंग पुल्ड। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, पुलिंग फोर्स का मतलब क्या है, उसमें इंटरनल टेंशन नहीं दिखाएंगे, उसके अलावा बाहर से कुछ भी फोर्स लग रहा है वो दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो F फोर्स में खींच रहा होता तो दिखाना पड़ता, या फिर मान लो यहाँ पे कोई रफ सरफेस इसको घिस रहा होता तो उस फ्रिक्शन फोर्स को भी हमें दिखाना पड़ता, समझ गए। तो पुलिंग फोर्स मेथड में हमें क्या करना है, इंटरनल टेंशन छोड़ के बाकी जितने भी फोर्सेस हैं वो हम दिखाएंगे,
और चेन का कुछ सेंस एज्यूम कर लेंगे। अगर चेन के अलोंग है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे और चेन के अगेंस्ट है तो उसको नेगेटिव मानेंगे। फिर नेट फोर्स अलोंग द चेन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द चेन, वो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। बस इसमें जरूरी बात क्या है, हर पार्टिकल चेन का बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन से चलना चाहिए, ठीक है, तब ऐसा लगा पाओगे। और कोई भी चीज जो उसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी एंगल्स कोई नहीं चेंज होने चाहिए कि कोई धागा ही घूमते जा रहा है वहां पे गड़बड़ है, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन टाइप का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां पे भी सिंगल लाइन में ऐसे ऐसे चीजें चल रही है, मासिव ऑब्जेक्ट सब से एक एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, वहां पे ये हमेशा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आएगी ना, ठीक है। तो ये एक रिमार्क हुआ हमारा क्या, simple linear chains where each element is moving along the chain with same magnitude of acceleration. Acceleration can be simply found by considering pulling force of external forces on the chain, and then acceleration is simply net pulling force upon net mass of the chain. अभी आई थिंक रजिस्टर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, इससे जल्दी से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस क्या लिखा, फॉर इंस्टेंस फॉर द शोन सिस्टम एक्सेलरेशन इज कंसीडर्ड डाउनवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव मान लिया राइट ब्लॉक पे, और यहाँ पे अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया लेफ्ट ब्लॉक पे, ठीक है। तो यहाँ पे m2g मेरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, क्या लिखा, Thus net pulling force of the system becomes ये m2g पॉजिटिव हो गया और ये m1g नेगेटिव हो गया, और मास ऑफ द चेन इतना, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली आ। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, पुलिंग फोर्स मेथड से एक्सेलरेशन फटाफट मिल जाएगा, और इफेक्टिव ब्लॉक का मास कितना लेना है, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी पुली प्लस 2 ब्लॉक्स को हमेशा इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी इसको एक मिनट को पढ़ लो, फिर कुछ डिस्कशन है तो बोल सकते हो। इसको मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे देखो चेन का, ये मत सोचना कि यार m2g भी नीचे लग रहा है m1g भी नीचे लग रहा है तो दोनों को ऐड क्यों नहीं कर दिया। चेन का हमेशा सेंस मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मैंने क्या माना, दिस इज द सेंस ऑफ द चेन। तो यहाँ पे डाउनवर्ड पॉजिटिव है और यहाँ पे अपवर्ड पॉजिटिव है, समझ गए। चेन का हमेशा कुछ ना कुछ सेंस मानना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता, उल्टा भी मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और चेन वाला मेथड कब लगेगा, जब हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। तो कंस्ट्रेंट टाइप की प्रॉब्लम में नहीं लगेगा चेन वाला मेथड, जब सब चीज सेम एक्सेलरेशन से, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सबका चेन के अलॉन्ग सेम है सारे मासिव ऑब्जेक्ट का, तभी ऐसा लगेगा, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कोई डाउट है तो बोल सकते हो। हाँ, मैं बोल रहा था ना, पुलिंग फोर्स जो कंस्ट्रेंट टाइप के सिस्टम में नहीं लगा, तो जैसे ये सब सिस्टम देखो, ये इस सब में कहीं पे भी पुलिंग फोर्स मतलब डायरेक्टली नहीं लग पाएगा। तो अभी जो हमने सीखा उसी आइडिया को अप्लाई करते हैं। ये एग्जांपल देखो क्या है, यहाँ पे एक एटवुड मशीन दे रखी है हमको, ठीक है, यहाँ पे 3 kg, यहाँ पे 2 kg। तो इसका इफेक्टिव बना दोगे तो सिंपल एटवुड हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो यहाँ पे इफेक्टिव बना उसको फिर से एक और बार चाहो तो एटवुड लगा सकते हो, इज इट नॉट। यहाँ पे इसका इफेक्टिव कुछ बनेगा, उसको एक बार फिर से वही सिस्टम रिपीट हो गया, फिर से एटवुड स्टाइल इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या लिखा है, फॉर द एटवुड मशीन शोन इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन पता करने, यानी तीनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन वैसे तो पता करने। और क्या पूछा है, और टेंशन पता लगाना है स्ट्रिंग्स में, ये सी में और बी में और ए में, इन तीनों में स्ट्रिंग में टेंशन पता लगाना है, ठीक है। तो खुद से ट्राई करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं, जल्दी से करो इसको। हाँ, तो सिंपल ही है, पहले इन दोनों को रिड्यूस किया मिला के, तो इफेक्टिव क्या बन गया हमारा, 4 × 2 × 3/2 प्लस, तो ये 24/5 बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये 24/5 को 1 kg से दोबारा से एक बार इफेक्टिव मास में कन्वर्ट कर दो, सीधे सी का टेंशन आ जाएगा। एक बार सी का टेंशन आ गया तो उसका आधा आधा यहाँ पे टेंशन हो जाएगा, इसका टेंशन आ गया तो फिर उसका आधा आधा यहाँ पे टेंशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मासलेस पुली है, मासलेस पुली पे नेट फोर्स तो 0 होगा। तो यहाँ पे जो भी टेंशन है, यहाँ पे भी जो टेंशन है, इसका सम जो है सी पे टेंशन है। समझ में आई बात को नहीं, एक बार टेंशन पता लग गया, टेंशन पता है हर एक ब्लॉक के ऊपर, और एमजी पता है, तो फिर तो एक्सेलरेशन में बचा ही क्या, फिर डायरेक्टली एक्सेलरेशन ही मिल जाएगा। फिर समझ में आई बात को नहीं, सारा काम अरिथमेटिक में खत्म हो जाएगा। मतलब क्या किया, एक बार ये लगाया, इसको सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद इसका एक सिंगल ब्लॉक बन गया, इस सिंगल ब्लॉक को इसके साथ सिंप्लीफाई किया, तो मिलके क्या आ जाता है, सब ये 1 2 3 का सब मिला के 96/29 kg आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सी पे तो टेंशन क्या हो जाएगा, 96/29 हो जाएगा, फिर यहाँ पे उसका आधा आधा कितना, 480/29 480/29 हो जाएगा, फिर यहाँ पे उसका और आधा, तो 240/29 240/29, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A1 1 kg का क्या हो जाएगा, दैट विल बी क्या हो जाएगा, TB माइनस 10 न्यूटन डिवाइड बाय 1, तो ये 15.5 अपवर्ड आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका अगर डाउनवर्ड मानते हो तो 30 नीचे और TA ऊपर, 30 माइनस TA डिवाइड बाय 3 kg, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, TA माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सब कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज, टेंशन तो पता चली गए थे, तो बस, तो उसके बाद तो अरिथमेटिक ही बचा, कुछ भी अलजेब्रा करना नहीं पड़ा, इज इट नॉट। अगर ये नहीं यूज करते तुम लोग सिंप्लीफिकेशन, तो फिर तुमको करना पड़ता है, इक्वेशन लिखनी पड़ती है, इस ब्लॉक की अलग से, इस ब्लॉक की अलग से,
इस ब्लॉक की अलग से, फिर एक्सेलरेशन भी रिलेट करने पड़ते हैं। इसका एक्सेलरेशन ए अपवर्ड मानते, इसका इधर पुली का ए डाउनवर्ड मानते, इस पुली के रिलेटेड इसका ए नॉट मानते, तो इसका पुली के रिलेटेड ए नॉट होता, तो फिर इसका ए नॉट प्लस ए होता। तो अच्छा खासा काम करना पड़ जाता, अननोन पड़ जाता तुम्हारे, समझ में ही बात नहीं। लेकिन ऐसे हम सिंप्लीफाई करते चले गए तो सारा काम अरिथमेटिक अरिथमेटिक में पूरा काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ सकते, क्लियर है ये सभी को? एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मेरी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक मिनट। ये मेरा जो आ रहा है, ये मेरे ख्याल से 6.55 आया था। 6.55 आएगा ये, दिस विल गिव 6.55। वो ठीक है, मेथड समझ में आ गया ना? कैलकुलेशन तुम लोग चेक कर लेना, कई बार मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। मेथड क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं वापस। इट्स एन एक्सरसाइज इन यूजिंग द पुलिंग फोर्स मेथड। यहाँ पे क्या है, ये फिगर में ये एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है, ठीक है। और जो वेज है हमारी पूरी तरह से फ्रिक्शनलेस है। क्या लिखा? दैट इज फिगर, मासेस ऑफ ब्लॉक्स ए बी सी दे रखे हैं, 1 kg 2 kg, सॉरी 1 kg 3 kg एंड 2 kg, ध्यान रखना, ठीक है। ये 1 kg है, 3 kg है, 2 kg है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। पुली एंड द स्ट्रिंग्स आर आइडियल एंड द वेज इज फ्रिक्शनलेस। तो वेज फ्रिक्शनलेस है और वेज फिक्स है, ये भी मानना, ठीक है। वेज मूवेबल नहीं है और पुली और स्ट्रिंग आइडियल है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है कितना, और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, ठीक है। जल्दी से ट्राई करो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइट एटवुड मशीन। तो ये क्वेश्चन, जैसे छोटी क्लास में तुमने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा होगा, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, ऐसे करके इनफाइनाइट की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलते थे ना। रूट ऑफ 8 प्लस रूट ऑफ 8 प्लस रूट ऑफ 8, ऐसे करके ये इनफाइनाइट कैलकुलेट करना होता है। तो क्या मान लेते हो, उसको एक्स मान लेते हो, फिर एक्स स्क्वायर कर देते हो और फिर रिपीट वही चीज आ जाती है और एक्स स्क्वायर में इक्वेशन बना के सॉल्व कर पाते हो। तो यहाँ पर भी उसी तरह का कुछ हो रहा है। तो ये मेरी इनफाइनाइट एटवुड मशीन चले जा रही है, समझ गए? ये ब्लॉक लिया, फिर इसके नीचे पुली, फिर उसके बाद एक ब्लॉक लिया, फिर एक और पुली, ऐसे करके इनफाइनाइट चलती जा रही है। तो इसका कुछ तो इफेक्टिव मास होगा, ठीक है। तो कुछ भी इफेक्टिव मास मान लेते हैं। अब इतने पार्ट का जो इफेक्टिव मास होगा, इससे एक यूनिट और एक्स्ट्रा ले लूंगा, उसका भी इफेक्टिव मास वही होगा। इसका यूज करके मैं इफेक्टिव मास कैलकुलेट कर पाऊंगा। समझ में आई बात की नहीं? यानी एक यूनिट छोड़ के जो इफेक्टिव मास आ रहा है, एक यूनिट एक्स्ट्रा भी ले लूंगा तो इफेक्टिव मास शुड नॉट चेंज, बिकॉज इट्स एन इनफाइनाइट सिस्टम। उसका यूज करके इफेक्टिव मास कैलकुलेट करोगे और उसके बाद तो फिर एक्सेलरेशन वगैरह निकल ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद खुद से ट्राई करना। क्या लिखा है? कंसीडर द इनफाइनाइट एटवुड मशीन शोन इन द एडिशन फिगर। पार्ट ए है, व्हाट इज द इफेक्टिव मास ऑफ द सर्कल्ड पोर्शन। ये जो सर्कल्ड पोर्शन है या इलिप्स पोर्शन, इसका इफेक्टिव मास निकालना, ठीक है। फिर क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द टॉप मोस्ट मास। फिर इस मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, जल्दी से करो। तो क्या माना मैंने, इसका मान लो इफेक्टिव मास कैपिटल एम मान लिया मैंने, ठीक है सर। तो अब सिस्टम तो डॉटेड बाउंड्री में इनफाइनाइट है, एक और यूनिट अगर ऐड कर दूं तो फर्क नहीं पड़ता, एक और यूनिट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल एम है, एक यूनिट और ऐड कर दी तो यहाँ स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, और इनका इफेक्टिव भी मेरा वापस कैपिटल एम आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल एम शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये समझ में आई बात? वही वाला जो रिडक्शन फॉर्मूला था वही लगा दिया हमने। अब बस इस इक्वेशन को रीअरेंज करके सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाता है, कैपिटल एम इक्वल टू 3m आ जाता है। यानी ये पूरा सिस्टम एज ए बिहेव कर रहा है जैसे यहाँ पे 3m टांगा हुआ और यहाँ पे स्मॉल एम है। तो बस, तो 3mg माइनस mg पुलिंग फोर्स हो गया डिवाइड बाय 4m। तो बस क्या आ गया हमारा पुलिंग फोर्स मेथड से, सिस्टम रिड्यूसेस टू, इसमें रिड्यूस हो गया मेरा सिस्टम। तो क्या आ गया पुलिंग फोर्स मेथड से, a is 3m माइनस स्मॉल m इंटू g डिवाइड बाय 3m। तो ये क्या आ गया, g/2 अपवर्ड आ गया, ठीक है। ये g/2 अपवर्ड आ गया। फिर ये जो इसका मतलब क्या है, ये g/2 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वाली पुली का भी एक्सेलरेशन मैं निकाल सकता हूँ, ये g/2 से नीचे जा रही है ये पुली, ठीक है ना? क्लियर है? बाद में इस पुली के एक्सेलरेशन का यूज करके, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके तुम लोग आराम से देख पाओगे कि ये जीपी में कम हो रहा होगा। ये यहाँ पे g/2 है तो अगला g/4 एंड g/8 एटसेट्रा, ये बाद में देखना, प्रूव कर पाओगे इसको, ठीक है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसके बाद फिर अभी एरोडोव का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? इन द अरेंजमेंट शोन इन दिस फिगर द मास ऑफ बॉडी 1 is eta is equal to 4 times। तो इसका मास जो है ये 4 टाइम्स है इसके मास से, ठीक है, as great as that of body 2। इससे ये 4 टाइम्स मास है। and the threads as well as friction, masses of the pulleys and the threads as well as friction are negligible, ठीक है, सब कुछ आइडियल है। at a certain moment body 2 is released। अब body 2 को हमने छोड़ दिया, पहले पकड़ के रखा हुआ था फिर body 2 को छोड़ दिया, तो क्या होगा, body 1 नीचे आएगा और body 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। and the arrangement is set in motion, what is the maximum height that body 2 will go up to। तो अभी ध्यान से समझना मेरी बात, ये है तो कंस्ट्रेंट रिलेशंस का प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट पढ़ाया नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी यूज करना आना चाहिए, इसलिए मैंने अभी कंस्ट्रेंट पढ़ाने से पहले ये क्वेश्चन डाल दिया। तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि अगर ये एक यूनिट ऊपर जाएगा 2,
तो यहाँ पे आधा आधा यूनिट दोनों तरफ थ्रेड लटकेगा, इसका मतलब क्या है, ये आधा यूनिट नीचे जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? या अदर वे अराउंड, अगर देखो अगर इस ब्लॉक को मैं 1 यूनिट खींचूंगा तो यहाँ से भी ये भी लेंथ 1 यूनिट बढ़नी चाहिए, ये लेंथ भी 1 यूनिट बढ़नी चाहिए। उसका मतलब क्या है, इसको 2 यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा। समझ में आई बात करी? आइदर वे इट इज फाइन, जैसे भी विजुलाइज कर सको। या तो ऐसे सोचो कि सारे सिस्टम को मैंने स्टैच्यू बोल रखा है, पूरे सबको स्टैच्यू बोल रखा है, और इसको मैंने 2 यूनिट ऊपर लेके गया। ये 2 यूनिट ऊपर लेके गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये कभी 2 यूनिट गुच्छू गुच्छू डील हो गई, ठीक है। अब इस डील को आधा आधा दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1 यूनिट यहाँ लटकेगा, 1 यूनिट यहाँ लटकेगा। अब इसको जो स्टैच्यू कर रखा था इसको खींच के दोबारा से टाइट कर दो। तो समझ में आ रहा है? फॉर एवरी 2 यूनिट्स ऑफ मोशन ऑफ 2, अगर धागा टाइट है तो ये 1 यूनिट नीचे जाएगा। तो 1:2 का रेशियो है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो अभी होगा क्या, अभी ये हैवियर ब्लॉक है, तुम कैलकुलेट करोगे तो ये एक्सेलेरेट करके नीचे धड़ाम से आके गिरेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब ये धड़ाम से नीचे आके गिरेगा उसके उस टाइम पे 2 में ऑलरेडी कुछ अपवर्ड वेलोसिटी होगी, और उस अपवर्ड वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, धागा ढीला हो जाएगा और ये वापस और ऊपर जाएगा। इज इट नॉट? इट विल नॉट जस्ट स्टॉप देयर। जब ब्लॉक 1 जमीन को हिट कर रहा है, ब्लॉक 2 ऑलरेडी हैज सम अपवर्ड वेलोसिटी एंड विल कंटिन्यू टू मूव अप, ठीक है। उसके उसका फिर फ्री फॉल शुरू हो जाएगा क्योंकि धागा ढीला हो जाएगा, तो इट विल बी मूविंग अप इन द फ्री फॉल। मतलब ठीक है, अब मैं फ्री फॉल में तो समझ गया ना, ग्रेविटी जी लग रहा होगा तो ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर रिवर्सल ऑफ मोशन वगैरह होगा। समझ में आ रही फिजिक्स क्या चल रहा है इसमें? ठीक है। तो वो ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बस इसको नीचे पहुंचा के ऊपर पहुंचा के उसको रोक देते हैं, उसके बाद फर्दर और ऊपर जाएगा प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल लॉन्च प्रोजेक्टाइल की तरह, ठीक है। तो क्या पूछा है, at a certain moment body 2 is released and the arrangement is set in motion, what is the maximum height body 2 will go up to? तो इसका maximum height निकालना है, करो ट्राई जल्दी से। हाँ, करने को तो इसमें एनर्जी मेथड भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि अभी हम लोग लॉज ऑफ मोशन सीख रहे हैं तो लॉज ऑफ मोशन ही लगाएंगे। बाद में जब वर्क पावर एनर्जी वगैरह हो जाएगा तो सब कुछ लगाना चालू कर देंगे हम लोग, विजर्ड की तरह सब कुछ मिक्स करके, ठीक है, काम करेंगे। अभी लॉज ऑफ मोशन सीख रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से अभी लगाएंगे हम लोग। तो हाँ, तो क्या क्योंकि हमारा टोटल लेंथ तो स्ट्रिंग का कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या लिखा, since the total length of the string is constant, by logic we can figure out that if body 2 goes up by 1 unit, body 1 will descend by half unit। वही बात जो मैं बोल रहा था, अगर ये 1 यूनिट जाएगा तो ये 1 यूनिट आधा आधा दोनों तरफ लटकेगा और इसको फिर आधा यूनिट ये नीचे आ पाएगा। इतना तो लॉजिक से समझ में आ रहा है। दिस गिव्स द रेशियोज ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा वही वेलोसिटी का रेशियो होगा, वही एक्सेलरेशन का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है ना चीजें। जब स्ट्रिंग घूम घूम रही है तो फिर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग कोई घूम घूम तो रही नहीं, सब चीज स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो वंस ब्लॉक 1 हिट्स द ग्राउंड, ब्लॉक 2 विल कंटिन्यू मूविंग अप ड्यू टू इनर्शिया। जब ये जमीन से टकरा गया तो इट विल, ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर चलता रहेगा इनर्शिया की वजह से, ठीक है। ओके, तो अब क्या है, लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिख रहा हूं। तो इसके लिए क्या लिखा मैंने, ईटा mg माइनस 2t, ये t है टेंशन, ये t है, ये t है, तो ये 2t हो गया, ठीक है। तो इस बॉडी के लिए क्या लिखा, नीचे की तरफ ईटा mg लग रहा है और ऊपर 2t लग रहा है, इक्वल टू ईटा m है। इसका एक्सप्रेशन a माना तो इसका एक्सप्रेशन 2 हो जाएगा। ऐसे दूसरे वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी, t माइनस mg इक्वल टू 2m। समझ में आ रहा है? इसका यूज करके सॉल्व करोगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाती है g इंटू ईटा माइनस 2 अपॉन ईटा प्लस 4 आ जाता है, ठीक है। इसका ये भी मतलब है कि अगर ईटा 2 होता तो ये रेस्ट वेट करता था, सिस्टम कहीं नहीं जा पाए, देखो, ठीक है। अब टाइम फॉर टचिंग द ग्राउंड क्या हो जाएगा, तुमको एक्सेलरेशन पता है, रेस्ट से छोड़ा है तो √2h/g होता है ना टाइम हमारा, तो बस वही लगा दिया, √2h/a लगा दिया टाइम फॉर टचिंग द ग्राउंड, तो वो ये आ गया हमारा, ठीक है। टाइम फॉर टचिंग आ गया। अच्छा, इस टाइम तक ब्लॉक 2 कितना ऊपर चढ़ गया होगा, तो ये h हाइट नीचे गिरा तो ये 2h पे चढ़ चुका है, और 2h चढ़ चुका है और इसके अंदर अभी वेलोसिटी भी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या लिखा, तो ये 2h हाइट चढ़ चुका है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v² = u² + 2as, राइट। तो वो इनिशियल स्पीड तो 0 थी, तो 2 × 2a × 2h, तो ये 8ah, और जैसे v² = 2g जैसे लिखते हैं उसी तरह का समझ लो, जैसे तरह से रेस्ट से छोड़ दिया पार्टिकल, ऊपर ग्रेविटी लग रही है 2a, ऐसे भी सोच सकते हो। तो तो अभी क्या है, तो ये मेरी स्पीड आ गई। अब फर्दर हाइट कितना जाएगा, वो v² / 2g जाएगा। जैसे वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्टाइल फेंकते तो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह बताया था ना, u स्पीड से फेंकते तो u² / 2g और जाता। इसकी स्पीड निकाल ली तो वो क्या आ जाएगा, वो 8ah / 2g, तो क्या आ गया 4ah/g। अब a की वैल्यू डाल दो तो इतनी एडिशनल हाइट आ गई। अब एडिशनल हाइट के अंदर 2h और जोड़ दो तो ये मेरे पास ये आंसर आ गया 6 𝜃h/4 + 𝜃। ये मेरा टोटल हाइट आ गया, ठीक है। तो देखो पढ़ लो एक बार, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो डिस्कस कर सकते हो खोल के, ठीक है। तो अभी एरोड्रोम का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इन द अरेंजमेंट शोन इन दिस फिगर, द मास ऑफ द रॉड M exceeds द मास स्मॉल ऑफ द बॉल। तो ये मेरे पास क्या है, ये एक रॉड है, ठीक है।
जो हैवियर है बॉल से हैवियर है। इस साइड थ्रेड में एक बॉल हमने पिरोई हुई है, ठीक है, या बीड कह सकते हो, बॉल की जगह बीड समझो तो ज्यादा अच्छा है। द बॉल हैज एन ओपनिंग परमिटिंग इट टू स्लाइड अलोंग द थ्रेड विद सम फ्रिक्शन। तो ऐसे समझो से मोती पिरोया हुआ है, लेकिन ये मोती फ्रीली फॉल नहीं कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें फ्रिक्शन है, रबिंग है। उसकी वजह से ये जो मोती है फ्रीली फॉल नहीं कर रहा, लेकिन रगड़ रगड़ के जा रहा है थ्रेड को, ठीक है, समझ गए, खींचते हुए जा रहा है विद सम फ्रिक्शन। द मास ऑफ द पुली एंड द फ्रिक्शन इन द एक्सल आर नेग्लिजिबल। पुली आइडियल है मेरा। एट द इनिशियल पॉइंट द बॉल वाज लोकेटेड अपोजिट द लोअर एंड ऑफ द रॉड। तो शुरू शुरू में ये बॉल जो है लोअर एंड के ठीक सामने थी, ठीक है। ओके, व्हेन सेट फ्री बोथ बॉडीज बिगैन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो उसके बाद क्या होगा, बाय द वे यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बॉल का और रॉड का एक्सीलरेशन यहाँ पे बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉल जो है थ्रेड के रिलेटेड फिसल सकती है। अगर तो ये थ्रेड पे बंधी होती तब तो रॉड का एक्सीलरेशन और बॉल का एक्सीलरेशन बराबर होता है, लेकिन क्योंकि ये थ्रेड के रिलेटेड फिसल सकती है तो इसलिए इन दोनों के एक्सीलरेशन अलग अलग होंगे, है कि नहीं। लेकिन क्या है, यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन लेकिन सेम ही है, अभी भी वो सेम ही होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस टेंशन के हिसाब से ही लग रहा होगा, थ्रेड का जो फोर्स होगा, राइट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट पे बॉल जो रॉड के अपोजिट एंड पे लोकेटेड था, ठीक है। व्हेन सेट फ्री बोथ बॉडीज बिगैन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहे हैं। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द थ्रेड इफ t seconds after the beginning of the motion the ball got opposite the upper end of the rod, length of the rod equals to l। तो क्या हुआ, स्टार्ट किया था बॉल ने इसके इस वाले एंड के सामने से, टी सेकंड्स के बाद बॉल जो इसके इस वाले एंड के सामने, ऑफ कोर्स ये भी नीचे चली गई होगी, तो ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है कि बॉल के बीच में और इस रॉड के, यानी बॉल और थ्रेड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वही टेंशन के बराबर होगा। ये चीज समझ पा रहे हो, फ्रिक्शन और टेंशन बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो पार्ट बॉल के बीच में फंसा हुआ है उसका अगर एफबीडी देखो, जितना भागेगा हिस्सा, एक बार ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, समझो, एक फाइन पॉइंट बोल रहा हूँ। तो जितना पार्ट जो है बॉल के अंदर फंसा हुआ है, इस पे साइड साइड से तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, और ये टेंशन टी लग रहा होगा, तो टेंशन टी मस्ट बी एक्जैक्टली इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसलिए अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात नहीं, जो टेंशन होगा वही फ्रिक्शनल फोर्स होगा, बिकॉज दैट इज अ मासलेस थिंग, राइट। जो बॉल के बीच में फंसा हुआ है थ्रेड का हिस्सा, दैट इज अ मासलेस थिंग। मासलेस चीज पे रॉड फोर्स नेट जीरो होना है। साइड साइड से जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, वही मेरा टेंशन फोर्स के बराबर होना चाहिए। समझ में आई बात को नहीं, ठीक है। और जो नीचे लटका हुआ इसमें तो टेंशन जीरो ही होगा, ये तो फ्रीली हैंगिंग है ना, इसके नीचे तो कोई लोड वोड तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पे तो जीरो ही होगा टेंशन। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए उसका मतलब। आगे बात समझ में ट्राई करो, अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहली बात क्या लिखी, लेट स्मॉल एफ बी द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द थ्रेड ऑन द बॉल। तो अगर बॉल को थ्रेड ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगा रही है, ठीक है, बॉल को थ्रेड ऊपर की तरफ अगर फ्रिक्शन लगा रही है तो बॉल जो थ्रेड पे नीचे की तरफ फ्रिक्शन दे रही होगी। अच्छा, जहां पे बॉल ने पकड़ा हुआ है थ्रेड को उसके नीचे वाला पार्ट तो लूज हैंग कर रहा है, तो वहां तो कुछ टेंशन होगी नहीं। ऊपर में कुछ टेंशन टी मान लिया, इससे ये समझ में आ रहा है कि टेंशन और फ्रिक्शनल फोर्स एक्जैक्टली बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है ना। मासलेस अगर है वो थ्रेड, तो फिर ये हमें पता है मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो ये फ्रिक्शन और ये टेंशन बराबर होनी चाहिए। समझ में आई बात नहीं, जहाँ पे लीडर्स को ऐसे पकड़ के रगड़ रहे, ठीक है, ओके। तो तो दिस कैन बी अंडरस्टूड मोर क्लियरली, ये वाले एफबीटी है, ठीक है। तो टी एफ के बराबर आ गया। अब नाउ कंसीडर एफबीटी ऑफ द रॉड एंड द व्हील। तो अभी क्या किया, इसका एक्सेलरेशन मान लो a1 ले लिया, इसका एक्सेलरेशन मान लो ऊपर की तरफ a2 ले लिया, ठीक है। ध्यान रखना, थ्रेड के रिलेटिव नीचे स्लाइड हो रही है तो भी नेट मोशन इसका अपवर्ड हो सकता है, कि थ्रेड अपने आप में ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये मत सोचना कि इसका a2 अपवर्ड क्यों ले लिया, ठीक है, नहीं हो ही सकता है ना अपवर्ड, क्योंकि थ्रेड ऊपर जा रही है, थ्रेड के रिलेटिव नीचे स्लाइड कर रही है, तो हो ही सकता है ग्राउंड फ्रेम से ऊपर जा रही है, रिलेटिव मोशन तो सोच ही सकते हो उसको, इज इट नॉट। तो क्या लिया, इसके लिए क्या लिखा मैंने, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए1। और इसके लिए क्या लिखा मैंने, स्मॉल एफ माइनस एम जी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए2। समझ में आ रही होगी क्वेश्चन। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स अपवर्ड एक्सीलरेशन और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। अच्छा, रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या है, वो a1 प्लस a2 है मेरा, ठीक है। और रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करना है, रिलेटिव डिस्टेंस कवर करना है मुझे l, कितने एक्सीलरेशन से, a1 प्लस a2 रिलेटिव एक्सीलरेशन से, और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0। तो बना सकते हैं ना, जिस ओवरटेकिंग प्रॉब्लम करते थे उसी तरह की प्रॉब्लम है, ट्रेन ट्रेन को ओवरटेक कर, उसी तरह की बात है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा मैंने, हाफ a1 प्लस a2 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू l, ठीक है। अब ये इक्वेशन देख लो, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन, तीन इक्वेशंस हैं। और मेरे पास अननोन्स क्या है, a1 a2 और f, तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है। तो क्या करोगे, इसमें से a1 और a2 को एलिमिनेट कर लो और f के लिए सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाता है,
2 mml अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू टी स्क्वायर, ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाती है। तो समझ में आया सभी को, क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है? तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, वील एंड हियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, कंबाइंड एफपीटी से कैसे चीजें आसान होती है ये सब देखेंगे, और उसके बाद फिर स्यूडो फोर्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।